नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को दोस्तों। ठीक है, वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल दोस्तों, सबसे पहला सवाल देखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 12 जनवरी को। याद रखिएगा, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा कि भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो लॉर्ड कार्नवालिस को। याद रखिएगा कि लॉर्ड कार्नवालिस को दोस्तों भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। ठीक है, सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कार्नवालिस को कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है कि पुडुचेरी, ठीक है दोस्तों, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश। याद रखिएगा, पुडुचेरी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो पुडुचेरी दोस्तों क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। तो पुडुचेरी में कितने जिले हैं? तो 4 जिला है दोस्तों। ठीक है, याद रखिए कितने जिले हैं? 4 जिला। कौन कौन सा है? पुडुचेरी दोस्तों एक खुद जिला ही है, कराईकल, यमन और माहे। टोटल 4 जिला है दोस्तों पुडुचेरी में। तो दोस्तों क्या है? वो केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, पुडुचेरी, कराईकल, यमन और माहे, पुडुचेरी में 4 जिले हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 4 नंबर कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो संवैधानिक अधिकारों के जो उपचार है दोस्तों अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, संविधान का आत्मा, ये आपको ध्यान रखना है कि संविधान का जो आत्मा कहा जाता है वो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संविधान का जो आत्मा है दोस्तों, किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 5 नंबर सवाल है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है दोस्तों? तो ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है ये किस मॉडल पर आधारित है? तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित है दूसरी पंचवर्षीय योजना। देखिए दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक हुआ था? याद रखिएगा, तो पहले जो पंचवर्षीय योजना हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ये 1951 से 1956 तक हुआ था। ठीक है, 1951 1956 पहली पंचवर्षीय योजना हुआ था। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना हुआ था ये 1956 से लेकर 1961 तक हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, 1956 से 1961 तक दूसरी हुआ था। तीसरी 1961 से 1966 तक। चौथी अगर बात करेंगे तो 1969 से लेकर 1974 तक। ठीक है, 1969 से लेकर 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना। और पांचवी जो पंचवर्षीय योजना हुआ था 1974 से लेकर 1978 तक। देखिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो दोस्तों 4 साल तक हुआ था। कितने साल तक? 4 साल तक। ठीक है, तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, ये किस मॉडल पर आधारित है? तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ये 1951 से 1956 तक दोस्तों ये क्या है? इसका कार्यकाल माना जाता है। ठीक है, पहला जो कार्यकाल, प्रथम पंचवर्षीय योजना कार्यकाल 1951 से 1956 और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कार्यकाल माना जाता है ये 1956 से 1961 माना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला सवाल देखिएगा, 6 नंबर सवाल है कि संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग का जो उल्लेख किया गया है ये किस भाग में किया गया है दोस्तों? भाग 14 में किया गया। याद रखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग का जो उल्लेख किया गया भाग 14 में अनुच्छेद 315 में किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 315 में किया गया दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, आगे क्या कह रहा है? आगे ये है कि संघ लोक सेवा को आयोग का जो मुख्यालय है, ठीक है, अगर बात करते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है दोस्तों, यानी हेडक्वार्टर है, वो धौलपुर हाउस दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? धौलपुर हाउस दिल्ली में स्थित है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और संघ लोक सेवा आयोग का जो उल्लेख किया गया भाग 14 में अनुच्छेद 315 में किया गया। ठीक है, चलिए आगा है 7 नंबर, समझिएगा कि महलवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? तो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू किया गया। ये आपको ध्यान रखना है कि महलवाड़ी जो व्यवस्था है वो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू किया गया है। रैयतवाड़ी व्यवस्था दोस्तों तो रीड और मुनरो के द्वारा शुरू किया गया। ये आपको ध्यान रखना है, रैयतवाड़ी व्यवस्था रीड और मुनरो। ठीक है, महलवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी। और अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त जो शुरू किया गया है वो लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा, जिन्हें सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। लॉर्ड कार्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं आगे, देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है, देखिए आगे समझिएगा। रैमन मैग्सेसे अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? अगर बात करेंगे, 8 नंबर सवाल है कि रमन मैग्सेसे अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे दोस्तों? तो वो विनोबा भावे थे। ठीक है, उनको 1958 में दिया गया था रमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, तो रमन मैग्सेसे जो अवार्ड है ये जीतने वाले जो पहले भारतीय हैं वो है विनोबा भावे। ठीक है, अगर बात करते हैं कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो एशिया का जो नोबेल पुरस्कार कहा जाता है वो रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है।
ठीक है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भूदान जो आंदोलन है दोस्तों, वो विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। कब? 1951 को, ठीक है। यानी भूदान आंदोलन, अगर बात करते हैं कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया, विनोबा भावे के द्वारा 1951 को शुरू किया गया, ठीक है। और रमन मैग्सेसे अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे थे, ठीक है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, समझिएगा। देखिए दोस्तों, भारत का एकमात्र, ठीक है, अगर बात करेंगे 9 नंबर सवाल है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है दोस्तों? तो वो है दोस्तों बैरन द्वीप। बैरन द्वीप जो है दोस्तों, ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो दोस्तों कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार क्या है दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर का दोस्तों नाम चेंज कर दिया गया, क्या कर दिया गया है? श्री विजयपुरम, ठीक है, श्री विजयपुरम दोस्तों। पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज कर दिया गया है, जो अंडमान निकोबार की राजधानी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है दोस्तों? बैरन द्वीप, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 10 नंबर सवाल है कि तंजानिया, चिली, मंगोलिया, इजराइल, दोस्तों इसकी राजधानी पूछा था। याद रखिएगा, तंजानिया की राजधानी क्या होता है दोस्तों? डोडोमा, ठीक है, याद रखिएगा, डोडोमा, ठीक है। डोडोमा जो होता है, ये तंजानिया की राजधानी होता है। चिली की राजधानी दोस्तों सैंटियागो होता है। क्या होता है? सैंटियागो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, सैंटियागो, ठीक है, याद रखिएगा। सैंटियागो जो होता है, ये किसकी राजधानी होता है? चिली की राजधानी। और मंगोलिया की राजधानी क्या होता है दोस्तों? तो मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर होता है। क्या होता है? उलान बटोर, ठीक है, याद रखिएगा। मंगोलिया की राजधानी दोस्तों क्या होता है? उलान बटोर, ठीक है, उलान बटोर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं, उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है। इजराइल की राजधानी क्या है दोस्तों? तो इजराइल की राजधानी जेरूशलेम, ठीक है, जेरूशलेम, ठीक है, याद रखिएगा, जेरूशलेम, ठीक है। ये क्या किसकी राजधानी है? इजराइल की राजधानी है, ठीक है। तो तंजानिया की राजधानी डोडोमा, चिली राजधानी सैंटियागो, मंगोलिया राजधानी उलान बटोर, और इजराइल की राजधानी दोस्तों जेरूशलेम होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 11 नंबर सवाल है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 15 जनवरी को दोस्तों थल सेना दिवस 15 जनवरी को, ठीक है। वायु सेना दिवस दोस्तों याद रखिएगा 8 अक्टूबर को। और नौ सेना दिवस दोस्तों आपको ध्यान रखना है 4 दिसंबर को। नौ सेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और तीनों जो सेना का जो अध्यक्ष में जो प्रमुख होता है, वो दोस्तों राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति जो होते हैं, ये तीनों सेना के प्रमुख होते हैं, थल सेना, वायु सेना और नौसेना, तीनों सेना के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। अगर बात करते हैं कि थल सेना दिवस 15 जनवरी को, वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को, नौ सेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 12 नंबर सवाल है कि टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? ये दोस्तों भागीरथी नदी उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा कि टिहरी बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर स्थित है, जो दोस्तों किस राज्य में है? उत्तराखंड में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अच्छा, सरदार सरोवर बांध दोस्तों नर्मदा नदी पर है, जो गुजरात में है, ठीक है, याद रखिएगा, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी गुजरात में है। इडुक्की बांध दोस्तों कहाँ है? दोस्तों पेरियार नदी पर है, केरल में है, ठीक है। इडुक्की बांध दोस्तों किस राज्य में है? केरल में है दोस्तों। किस नदी पर है? पेरियार नदी दोस्तों, ठीक है, इडुक्की बांध। अगर बात करते हैं कि ओंकारेश्वर बांध दोस्तों, ये नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, ओंकारेश्वर बांध हो गया, ठीक है। अगर बात करते हैं कि नागा अर्जुन सागर बांध और अलमाटी बांध दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा कि नागा अर्जुन सागर बांध, ठीक है, और अलमाटी बांध जो है दोनों है, ये कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर? कृष्णा नदी। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर बात करते हैं कि नागार्जुन सागर बांध और अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, ओंकारेश्वर बांध दोस्तों नर्मदा नदी पर, ठीक है, जो मध्य प्रदेश में है। इडुक्की बांध दोस्तों किस नदी पर है? पेरियार नदी पर, ठीक है, जो केरल में है, ठीक है। सरदार सरोवर बांध दोस्तों नर्मदा नदी पर है, जो गुजरात में है। उसके बाद टिहरी बांध दोस्तों भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 13 नंबर सवाल है कि ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है दोस्तों? ये है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होता है दोस्तों? कैनबरा होता है, याद रखिएगा। कैनबरा जो होता है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे समझते हैं। 14 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों 14 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 14 है कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है दोस्तों? तो पृथ्वी का जो फेफड़ा कहा जाता है वो अमेजन वर्षावन को कहा जाता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अमेजन वर्षावन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों 20% ऑक्सीजन का उत्पादन अकेले करता है। यानी अमेजन जो वर्षावन है दोस्तों, ये 20% ऑक्सीजन का उत्पादन अकेले करता है, इसलिए दोस्तों पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है अमेजन वर्षावन, ठीक है, याद रखिएगा। अगला 15 नंबर सवाल है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है दोस्तों?
तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को, याद रखिएगा, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अफ्रीका, अगला 16 नंबर की अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है दोस्तों? तो माउंट किलिमंजारो। ठीक है, माउंट किलिमंजारो जो है ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई कितना है दोस्तों? 5895 मीटर। ये तंजानिया में है दोस्तों। तंजानिया राजधानी अभी हम क्या बताए थे? डोडोमा। ठीक है, इसका राजधानी क्या बताए थे? डोडोमा। ठीक है, याद रखिएगा। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 5895 मीटर। किस देश में है दोस्तों? यानी तंजानिया में। तंजानिया किस महाद्वीप में आता है? अफ्रीका महाद्वीप, जिसकी राजधानी दोस्तों डोडोमा होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है 17 नंबर सवाल है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो नेल्सन मंडेला। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेल्सन जो मंडेला है ये दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। ठीक है, अगर बात करते हैं समझिएगा कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है ये नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। ठीक है, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का नाम है। ठीक है, अफ्रीका गांधी। ठीक है, यानी अफ्रीका गांधी किसे कहा जाता है? तो नेल्सन मंडेला को। ठीक है, याद रखिएगा कि नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है? नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए नेल्सन मंडेला के बारे में और कुछ दिया हुआ है दोस्तों, समझिएगा। देखिए नेल्सन मंडेला को बात करते हैं कि नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से सम्मानित 1990 में किया गया था। ठीक है, यानी नेल्सन मंडेला को जो भारत रत्न दिया गया था ये 1990 में दिया गया था। ठीक है, नेल्सन मंडेला को नोबेल शांति पुरस्कार जो दिया गया था ये 1993 में दिया गया था। ठीक है, 1993। ठीक है, 1993 को नेल्सन मंडेला को नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, शांति के लिए दिया गया था। ठीक है, अगर बात करते हैं कि नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से सम्मानित 1990 में किया गया था। ठीक है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों झील, कुछ महत्वपूर्ण झील को देखने वाले हैं। जैसे दोस्तों पैंगोंग झील, ये कहाँ है दोस्तों? लद्दाख। लद्दाख क्या है दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश। इसमें टोटल कितने जिले हो गए हैं दोस्तों? इसमें लद्दाख में टोटल जिलों की जो संख्या हो गई है आपको ध्यान रखना है। जिलों की संख्या पहले कितना था दोस्तों? 2 था। कौन कौन सा? लेह और कारगिल। अभी टोटल दोस्तों 7 हो गया है, 5 और बढ़ गया दोस्तों, यानी लद्दाख में टोटल कितने जिले हो जाएंगे? 7। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं कि लद्दाख की राजधानी क्या होता है दोस्तों? लेह। लेह जो है ये लद्दाख की राजधानी है। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो लेह में होती है। और सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? मानसीनराम, मेघालय। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। पैंगोंग झील जो है ये मेन रूप से लद्दाख में है, ये आपको ध्यान रखना है। लोकटक झील दोस्तों मणिपुर में है, याद रखिएगा, लोकटक झील मणिपुर दोस्तों। ठीक है, अगर बात करते हैं कि भारत का एकमात्र दोस्तों तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, वो दोस्तों मणिपुर में है। और किस झील पर है दोस्तों? ये दोस्तों लोकटक झील पे है। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, किबुल, आगे हम लोग इसे पढ़ेंगे दोस्तों, किबुल। ठीक है, किबुल लामजाओ, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। ठीक है, याद रखिए किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मेन रूप से मणिपुर में है। और किस झील पे है? तो लोकटक झील पे है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखेंगे चिल्का झील दोस्तों कहाँ है? ये उड़ीसा में है। ठीक है, भारत का एकमात्र सबसे ज्यादा खारे पानी का झील दोस्तों चिल्का झील। भारत का सबसे ज्यादा खारे पानी का झील चिल्का झील दोस्तों कहाँ है? ये दोस्तों उड़ीसा में है। सांभार झील दोस्तों ये भी राजस्थान में है। कहाँ है? सांभार झील राजस्थान में दोस्तों। ये भी क्या है? खारे पानी का झील है। सांभर झील भी दोस्तों क्या है? खारे पानी का झील है। चिल्का झील दोस्तों क्या है? ये भी खारे पानी का झील है। ठीक है दोस्तों, चिल्का झील को दोस्तों लैगून झील भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैगून झील। ठीक है, याद रखिएगा, लैगून झील दोस्तों किस झील को कहा जाता है? चिल्का झील को। क्योंकि इसे कहा जाता है समुद्र का पानी अगर झील में आ जाए और झील का पानी समुद्र में जाए, इसलिए दोस्तों लैगून झील कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग और देखेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे जैसे बात किए थे अभी हम, देखिए लोकटक झील दोस्तों मणिपुर में है। चिल्का झील दोस्तों उड़ीसा में है। ठीक है, याद रखिएगा। सांभार झील दोस्तों राजस्थान में है। पुलिकट झील दोस्तों आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है पुलिकट झील। ठीक है, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर दोस्तों पुलिकट झील है। ठीक है, हुसैन सागर झील दोस्तों ये हैदराबाद में है। ठीक है, और हैदराबाद जो दोस्तों किसने, अगर हैदराबाद पूछेगा कि किस नदी के किनारे है तो मूसी नदी। ठीक है, याद रखिएगा, मूसी नदी के किनारे दोस्तों हैदराबाद। और हुसैन सागर झील हैदराबाद में है। चार मीनार दोस्तों कहाँ है? हैदराबाद में चार मीनार। ठीक है, लोनार झील दोस्तों महाराष्ट्र में है। याद रखिएगा, लोनार झील महाराष्ट्र में।
वेम्बनाड झील दोस्तों केरल में है। कुछ महत्वपूर्ण झील है दोस्तों जिसको याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। वेम्बनाड झील केरल में, गोविंद सागर झील दोस्तों पंजाब में है, ठीक है। ये दोस्तों कृत्रिम झील है, याद रखिए गोविंद सागर झील जो है ये क्या है, कृत्रिम झील है जो पंजाब में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों कोलोरू झील है, ये दोस्तों आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, डल झील बुल्लर झील दोस्तों कहाँ है, दोनों जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। डल झील बुल्लर झील दोस्तों जम्मू कश्मीर में। अगर बात करेंगे कि सबसे बड़े भारत सबसे बड़े मीठे पानी का झील दोस्तों, तो बुल्लर झील जो ये भारत के सबसे बड़े मीठे पानी का झील है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और डल झील दोस्तों श्रीनगर के किनारे स्थित कौन सा झील है दोस्तों, डल झील, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, लोकटक झील मणिपुर, चिल्का झील ओडिशा, ठीक है, सांबर झील राजस्थान, पुलिकट झील दोस्तों आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु, हुसैन सागर झील दोस्तों हैदराबाद, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और हैदराबाद जो है ये मूसी नदी किनारे स्थित है। चार मीनार दोस्तों हैदराबाद में है, ठीक है। लोनार झील महाराष्ट्र, वेमनाथ झील केरल, गोविंद सागर झील पंजाब में जो कृत्रिम झील है, ठीक है। कोलेरू झील दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, कोलेरू झील। डल झील बुल्लर झील दोस्तों जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखेंगे, समझिए दोस्तों 19 नंबर सवाल से देखिएगा, ठीक है। 19 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत में पहली बार ईवीएम मशीन, ईवीएम जो होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम मशीन का प्रयोग किया गया, कब किया गया था, 1982 में केरल में किया गया था, ठीक है। भारत में पहली बार ईवीएम मशीन का जो प्रयोग किया गया था 1982 में केरल में किया गया था दोस्तों, ठीक है। अगला है 20 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, 23 जून 1884 को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो स्थापना हुआ था वो 23 जून 1884 को किया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले देखते हैं, देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है, अगर पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है दोस्तों, ठीक है। लुसाने स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है, ठीक है, हेडक्वार्टर। अगला है 21 नंबर कि इजराइल के संसद का नाम क्या है दोस्तों, तो नेसेट। इजराइल एक देश है दोस्तों जिसकी राजधानी दोस्तों क्या होता है, जेरूसलम होता है इजराइल की राजधानी, ठीक है, क्या होता है, जेरूसलम। याद रखिएगा इजराइल की राजधानी क्या होता है, जेरूसलम, जेरूसलम दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि जेरूसलम जो ये इजराइल की राजधानी है और इजराइल की संसद का नाम क्या है, नेसेट, ठीक है दोस्तों। अभी इजराइल और हमास में दोस्तों युद्ध चल रहा है, ठीक है, खास करके जिस तरह से यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा है उसी तरह से इजराइल और हमास यानी फिलिस्तीन के बीच दोस्तों युद्ध चल रहा है। खास करके इजराइल की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, तो जॉर्डन नदी, ठीक है, जॉर्डन नदी जो है ये इजराइल की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और सर्वाधिक यहूदी, ठीक है, तो सर्वाधिक यहूदी जो है किस देश में है, ये दोस्तों इजराइल में है। पूछेगा सबसे ज्यादा मुस्लिम किस देश में है दोस्तों, इंडोनेशिया में है, जिसकी राजधानी क्या होता है, जकार्ता, ठीक है। उसी तरह से सबसे ज्यादा यहूदी जो पाया जाता है, यहूदी, ठीक है, मेन रूप से इजराइल में पाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 22 नंबर कि बांग्लादेश भारत के कितने राज्य के साथ सीमा साझा करता है दोस्तों, तो भारत जो है बांग्लादेश के साथ यानी भारत के 5 राज्य, ठीक है, भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य हो गए, सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा दोस्तों बांग्लादेश के 3 ओर से घिरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मेघालय, मिजोरम और असम, टोटल 5 राज्य जो है दोस्तों भारत के, वो दोस्तों क्या करता है, तो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है दोस्तों। याद रखिएगा बांग्लादेश की राजधानी क्या है दोस्तों, ढाका, ठीक है, ढाका जो है ये बांग्लादेश की राजधानी है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है दोस्तों, टका, ठीक है, याद रखिएगा। अगर पूछेगा बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो बिम्स्टेक का जो मुख्यालय स्थित है वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करेगा कि भारत बांग्लादेश का साथ कितना किलोमीटर, तो 4096 किलोमीटर, यानी कि 4096 किलोमीटर भारत जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। यानी सबसे ज्यादा भारत किसके साथ सीमा साझा करता है, कौन सा देश के साथ, तो दोस्तों बांग्लादेश के साथ। कितना किलोमीटर, तो 4096 किलोमीटर। सवाल ऐसे पूछेगा कि भारत के जो 5 राज्य है, ठीक है, जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कर रहा है, लेकिन 5 राज्य में सबसे ज्यादा कौन करता है, वो है दोस्तों पश्चिम बंगाल, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं, समझिएगा यहाँ पे, देखिए बांग्लादेश भारत के 5 राज्य कौन कौन से हो गए, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, असम दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से है कि बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, ये आपको ध्यान रखना है कि सुरमा नदी जो है ये बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी का नाम है सुरमा, ठीक है। बिम्स्टेक का मुख्यालय दोस्तों ढाका में, अभी बताए थे कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बिम्स्टेक का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। उसके बाद है कि बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है, जातीय संसद या राष्ट्रीय संसद, ठीक है।
जातीय संसद भी कह सकते हैं या फिर राष्ट्रीय संसद भी कह सकते हैं। ये बांग्लादेश की संसद का नाम है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 23 नंबर है कि हैदराबाद शहर की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ठीक है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो थे ये हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद शहर का स्थापना किए थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है कि हैदराबाद के चार मीनार कहाँ है दोस्तों? हैदराबाद में। और हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि हैदराबाद में दोस्तों जो चार मीनार है उसका निर्माण किसने किया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था। कब किए थे? 1591 में किए थे, ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए आगे देखेंगे, समझिए दोस्तों। देखिए आसियान, अगर हम बात करते हैं आसियान के बारे में, समझिएगा यहाँ पे कि आसियान दोस्तों, आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन एसोसिएशन ईस्ट साउथ एशियन नेशन, ठीक है, एशियन एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन दोस्तों, ये आसियान का फुल फॉर्म होता है। आसियान का जो स्थापना हुआ था ये 1967 को हुआ था, 1967 को, यानी कि 1967 में आसियान का स्थापना हुआ था। और आसियान में कितने देश शामिल है दोस्तों? तो टोटल 11 देश शामिल है। कितने देश शामिल है? 11, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, पूछेगा सवाल। ये आसियान का जो मुख्यालय स्थित है ये इंडोनेशिया राजधानी जकार्ता में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 25 नंबर, ये हड़प्पा स्थल का खोज किसने किया था दोस्तों? तो दयाराम साहनी ने किए थे। कब किए थे? 1921 में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, 1921 में, ठीक है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल का खोज किए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला 26 नंबर सवाल है, अच्छा हड़प्पा स्थल दोस्तों ये कहाँ है? देखिए हड़प्पा जो स्थल है ये मेन रूप से पाकिस्तान के, याद रखिएगा, पाकिस्तान के मांडगो मिरी जिला में स्थित है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, पाकिस्तान के मांडगो मिरी जिला में ये हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा जो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी, ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा स्थल का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने 1921 में किए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट जो हुआ था ये गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। कब हुआ था दोस्तों? 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट 1932 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। 27 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने, पहली बार वंदे मातरम को कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? ठीक है, सवाल है कि पहली बार वंदे मातरम को कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे रहीमतुल्ला ने किया था दोस्तों, ठीक है। देखिए अगर बात करेंगे कि जो पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, ठीक है, वो 1896 में गाया गया था, कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और कोलकाता अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे वो रहीमतुल्ला ने किए थे। कौन किए थे? रहीमतुल्ला। देखिए जब भी कोई भी अधिवेशन होता है दोस्तों उसका अध्यक्षता करता है, ठीक है, और सवाल ऐसे पूछेगा भी कि कोलकाता अधिवेशन जो 1896 में हुआ था उसका अध्यक्षता कौन किए थे? तो रहीमतुल्ला ने किए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहली बार जो वंदे मातरम को कांग्रेस किस अधिवेशन में गाया गया था? 1896 कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला ने किए थे। अगला है 28 नंबर कि बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड कर्जन के समय दोस्तों 1905 में, ठीक है, याद रखिएगा, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया था? 1911 में दोस्तों बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। किसके द्वारा? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग, आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा दोस्तों बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। और बंगाल विभाजन को जो रद्द कर दिया गया था 1911 में कर दिया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, अगला 29 नंबर सवाल है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है, एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट क्या है? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। वही पूछेगा कि उनकी सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया दोस्तों, उनकी दो पत्रिका का नाम क्या है दोस्तों? यानी उनकी दो पत्रिका का नाम है, याद रखिएगा, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ठीक है। यानी एनी बेसेंट के दो पत्रिका का नाम क्या है? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो है वो एनी बेसेंट के पत्रिका का नाम है। अगर पूछेगा सवाल यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? वो दोस्तों वहां पे क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? सिर्फ कांग्रेस है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू, जिससे दोस्तों भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी बनाया गया था। सरोजनी नायडू को उत्तर प्रदेश से बनी थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
तो इनकी दो पत्रिका का नाम क्या है, किनकी? तो एनी बेसेंट की दो पत्रिका का नाम क्या है दोस्तों? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है 30 नंबर कि भारत में पहले जनगणना किस समय की गई थी दोस्तों? जो पहला जनगणना हुआ था वो कब हुआ था? वो 1872 में हुआ था। ठीक है, किसके शासन काल में हुआ था दोस्तों? तो लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में पहली जनगणना किया गया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 10 के आधार पर जो जनगणना किया गया था 1881 में। ठीक है, 10 के आधार पर जनगणना दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 10 के आधार यानी कि हर 10 साल पर दोस्तों आधार पर जो जनगणना स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था दोस्तों 1881 में हुआ था। किसके शासन काल में? लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है, याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं कि भारत में जो पहली जनगणना हुआ था 1872 में लॉर्ड मेयो के शासन काल में, और 10 के आधार पर जो जनगणना शुरू किया गया था यानी कि हर 10 साल पर जनगणना होगा, वो 1881 में शुरू किया गया था और लॉर्ड रिपन के शासन काल में शुरू किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला है 31 नंबर कि व्यापगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसके शासन काल में आया दोस्तों? तो लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में। ठीक है, व्यापगत का जो सिद्धांत है यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है दोस्तों, ये किसके काल में आया? तो लॉर्ड डलहौजी शासन काल में। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि 16 अप्रैल 1853 को दोस्तों, ठीक है, आपको डेट याद रखना है। 16 अप्रैल 1853 को दोस्तों प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने के बीच दोस्तों। किसके शासन काल में? तो लॉर्ड डलहौजी शासन काल में। ठीक है, मुंबई थाने के बीच कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखेंगे। 32 नंबर सवाल देखिएगा। 32 है कि मेट्रो मैन किसे कहा जाता है दोस्तों? तो श्रीधरन को। ठीक है, श्रीधरन क्या कहा जाता है? मेट्रो मैन कहा जाता है। ठीक है, बर्ड मैन दोस्तों सलीम अली को कहा जाता है, याद रखिएगा। टाइगर मैन दोस्तों कैलाश संखला को टाइगर मैन कहा जाता है। मिसाइल वुमैन टेसी थॉमस को दोस्तों मिसाइल वुमैन कहा जाता है। वाटर मैन दोस्तों राजेंद्र सिंह को, वाटर मैन राजेंद्र सिंह को, मिसाइल वुमैन टेसी थॉमस, टाइगर मैन कैलाश संखला को, वर्ड मैन दोस्तों सलीम अली को कहा जाता है, और मेट्रो मैन श्रीधर को कहा जाता है दोस्तों। ये एक ही जगह लिखा हुआ दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है 33 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष चुने जाने वाली एकमात्र भारतीय कौन थी दोस्तों? तो विजय लक्ष्मी पंडित थी, जिनको 1993 में चुना गया था। ठीक है, यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष चुने जाने वाले एकमात्र भारतीय कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जो 1953 में चुना गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों 34 नंबर क्या कर रहा है देखिएगा। 34 नंबर है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था दोस्तों? तो जेम्स चैडविक। ठीक है, याद रखिएगा, जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन खोज किया था। प्रोटॉन खोज दोस्तों गोल्डस्टीन प्लस रदरफोर्ड। ठीक है, गोल्डस्टीन प्लस रदरफोर्ड दोस्तों प्रोटॉन खोज किए थे। इलेक्ट्रॉन की अगर बात करते हैं तो जे थॉमसन। ठीक है, याद रखिएगा, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर बात करते हैं, चलिए आगे देखिएगा 35 नंबर देखिए। अच्छा, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन दोस्तों। ठीक है, अगला है 35 नंबर कि कोयला कितने प्रकार का होता है दोस्तों? कोयला जो होता है 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट कोयला। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट कोयला दोस्तों कोयला 4 प्रकार का होता है। सबसे बढ़िया कोयला कौन सा माना जाता है? एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया कोयला माना जाता है दोस्तों। सबसे घटिया कोयला पीट कोयला को माना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं दोस्तों 36 नंबर सवाल देखिएगा कि बॉक्साइट किसका अयस्क है दोस्तों? एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। लोहा का अयस्क कौन है दोस्तों? हेमाटाइट। हेमाटाइट क्या है? लोहा का अयस्क है। लोहा का सर्वश्रेष्ठ अयस्क कौन है दोस्तों? मैग्नेटाइट। ये आपको ध्यान रखना है। लोहा का जो सबसे बढ़िया अयस्क माना जाता है वो मैग्नेटाइट को माना जाता है, और लोहा का अयस्क हेमेटाइट। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है? Al होता है। इसका परमाणु संख्या 13 होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, 13 होता है परमाणु संख्या किसका? एल्युमिनियम का। ठीक है, लोहा का संकेत दोस्तों Fe होता है। परमाणु संख्या 26 होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है 37 नंबर कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? जीएस क्रू को दिया गया था। भाषा मलयालम के लिए दिया गया था। ठीक है, किस भाषा के लिए दिया गया था इनको पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों? मलयालम के लिए दिया गया था। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो जीएस क्रू को दिया गया था। ठीक है, अगला है 38 नंबर कि किबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में है दोस्तों? अभी बताए थे मणिपुर में। ठीक है, किबुल लामजाओ दोस्तों भारत का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है दोस्तों। किस झील में तैर रहा है दोस्तों? किस झील में? तो याद रखिएगा लोकटक झील। ठीक है, लोकटक झील दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, लोकटक झील। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखिएगा 39 नंबर। ठीक है,
देखिए 39 नंबर सवाल आपके सामने क्या कर रहा है, 39 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो द हेग दोस्तों नीदरलैंड, याद रखिएगा द हेग नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग नीदरलैंड, ठीक है। अगला 40 नंबर है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो शिमला हिमाचल प्रदेश में दोस्तों, हिमाचल प्रदेश शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अच्छा, पिन घाटी नेशनल पार्क दोस्तों ये भी कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है। पिन घाटी नेशनल पार्क ये भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अगला 41 नंबर है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है दोस्तों? अहमदाबाद को, याद रखिएगा अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर दोस्तों कोयम्बटूर को कहा जाता है। यहाँ सवाल समझिएगा, सवाल किसी तरह से पूछ सकता है दोस्तों। सवाल पूछेगा कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो आप ये नहीं कि कोयम्बटूर को मार दीजिएगा, ठीक है। भारत का मैनचेस्टर दोस्तों यानी पूरे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को, लेकिन सवाल पूछेगा कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा 42 नंबर सवाल देखिए, ठीक है। देखिए दोस्तों 42 नंबर सवाल का आपके सामने, कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों कहाँ है? कोझिकोड केरल दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट हवाई अड्डा देख लीजिएगा, ठीक है। कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड दोस्तों कहाँ है? केरल में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों ये कोलकाता में है, ठीक है, याद रखिएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों ये भुवनेश्वर में है, ठीक है, याद रखिएगा भुवनेश्वर में दोस्तों बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर दोस्तों कहाँ है? मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में दोस्तों क्या है? तो देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट हवाई अड्डा दोस्तों, ये आपको नाम याद रखना है, ठीक है। बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता, ठीक है, कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड केरल, और देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर दोस्तों, इंदौर मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों एक और है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों, ये नई दिल्ली में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये नई दिल्ली में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है 43 नंबर कि अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो अभिनव भारत संस्था की जो स्थापना किए थे वो वीडी सावरकर ने 1904 में किया था। कब किए थे? वीडी सावरकर दोस्तों, वीडी सावरकर 1904 में अभिनव भारत संस्था की स्थापना किए थे, ठीक है। अगला 44 नंबर है कि दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना दोस्तों, पाकल दुल जल विद्युत परियोजना, ठीक है, बगलिहार जल विद्युत परियोजना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, सलाल जल विद्युत परियोजना, ये जो तीनों जो चारों है दोस्तों, कौन कौन सा? दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना, पाकल दुल जल विद्युत परियोजना, बगलिहार जल विद्युत परियोजना और सलाल जल विद्युत परियोजना, ये चारों दोस्तों ये किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है, ठीक है। चिनाब नदी पर दोस्तों कौन कौन सा है? दुलहस्ती, पाकल, ठीक है, बगलिहार और सलाल, ये जो चारों जल विद्युत परियोजना है वो चिनाब नदी पर दोस्तों। चिनाब नदी जो है ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, याद रखिएगा कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, ठीक है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। सिंधु नदी लंबाई कितना है दोस्तों? याद रखिएगा 2880 किलोमीटर है, आपको ध्यान रखना है। कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है सिंधु नदी, ठीक है, और भारत होते हुए पाकिस्तान होते हुए दोस्तों ये अरब सागर में जाके गिर जाती है सिंधु नदी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला 45 नंबर है कि भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे दोस्तों? तो रमाबाई, ठीक है, रमा देवी, ठीक है, रमा देवी जो थे वो भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, ठीक है। अगला 46 नंबर है कि पहला सरस्वती सम्मान किनको दिया गया दोस्तों? तो हरिवंश राय बच्चन को, ठीक है, सरस्वती सम्मान जो दिया गया है पहला वो किनको दिया गया है? हरिवंश राय बच्चन को सबसे पहला सरस्वती सम्मान दिया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला आपके सामने 47 नंबर है कि पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किनको दिया गया था? देविका रानी को पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। अगला है 48 नंबर कि सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था? तो विश्वनाथ आनंद को दोस्तों सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। अगला 49 नंबर है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। फातिमा बीबी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी, पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी, और हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी, ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट की पहला महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी और हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए हम लोग दोस्तों 50 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया दोस्तों, अब और कुछ प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे समझिएगा यहाँ पे सबसे पहले बात करें दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय, देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हम लोग इसमें देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा
कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा, लुसाने स्विट्जरलैंड में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, अगर बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुआ था, अभी हम बताए थे कि 23 जून 1894 को। ठीक है, 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना हुआ था। और ओलंपिक दिवस जो मनाया जाता है वो 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है, पूछेगा कि ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, WTO, WHO और ILO, ये चारों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ILO का इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 1995 में हुआ था। ठीक है, यानी 1 जनवरी 1995 को, याद रखिएगा, 1 जनवरी 1995 को किसका स्थापना हुआ था? तो WTO का स्थापना हुआ था। WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, आपको ध्यान रखना है। और ILO का जो स्थापना हुआ ये 1919 में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं कि 7 अप्रैल को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये तीनों का जो मुख्यालय है, WTO, WHO और ILO, इसका जो मुख्यालय दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों कि ICC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों दुबई में है, याद रखिएगा। दुबई में क्या है? ICC का मुख्यालय स्थित है। ICC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये ICC का फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना दोस्तों कब हुआ था? इसका स्थापना अगर बात करते हैं ये 1909 में हुआ था। ठीक है, 1909 में दोस्तों ICC का स्थापना हुआ था और ICC का मुख्यालय दुबई में स्थित है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। WWF का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, याद रखिएगा, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में WWF का मुख्यालय स्थित है। फीफा दोस्तों इंपॉर्टेंट है। फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में फीफा का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछेगा कि प्रथम ओलंपिक का आयोजन कब हुआ था दोस्तों? 1896 में हुआ था। आपको ध्यान रखना है कि प्रथम ओलंपिक जो हुआ था वो 1896 में ग्रीक एथेंस में हुआ था। ठीक है, ग्रीक के एथेंस में सबसे पहला ओलंपिक हुआ था। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं, यहाँ पे समझिएगा। देखिए दोस्तों, 31वां ओलंपिक 2016 में कहाँ हुआ था दोस्तों? देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं कि 31वां ओलंपिक जो हुआ था वो 2016 में हुआ था। दोस्तों कहाँ हुआ था? वो रियो में हुआ था। ठीक है, रियो में हुआ था 2016 का। 32वां दोस्तों ओलंपिक कहाँ हुआ है? ये 2020 में हुआ है दोस्तों। कहाँ हुआ है? जापान टोक्यो में हुआ है। ठीक है, जापान टोक्यो में 32वां ओलंपिक 2020 में हुआ दोस्तों। और 33वां जो हुआ दोस्तों 2024 में, वो पेरिस में, फ्रांस पेरिस दोस्तों अभी समाप्त हुआ है ओलंपिक दोस्तों। ठीक है, वो 33वां ओलंपिक था। ठीक है, 33वां ओलंपिक जो 2024 में हुआ है दोस्तों, पेरिस फ्रांस में हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 34वां है। ठीक है, 34वां जो ओलंपिक 2028 में होगा, ठीक है, वो कहाँ होगा? लॉस एंजल्स में होगा दोस्तों, लॉस एंजल्स। ठीक है, याद रखिएगा, जो कहाँ पड़ता है? अमेरिका में है। लॉस एंजल्स अमेरिका में दोस्तों 2028 का ओलंपिक होने वाला है। वो 34वां ओलंपिक होगा दोस्तों। और 35वां जो होगा दोस्तों ओलंपिक, वो 2032 में होगा। वो कहाँ होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। कहाँ होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में 35वां ओलंपिक 2032 में होने वाला है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों कि पहली बार बजट किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? सनमुखम सेट्टी। ये आपको ध्यान रखना है कि सनमुखम सेट्टी दोस्तों सबसे पहली बार बजट प्रस्तुत किए थे दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, बजट का जो उल्लेख है वो संविधान में नहीं किया गया है। उसके जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया दोस्तों, जो अनुच्छेद 112 में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए, सर्वाधिक बार जो बजट पेश किए थे वो मोरारजी देसाई पेश किए थे। इनके सबसे ज्यादा जो बजट पेश किए थे, सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन है? मोरारजी देसाई है दोस्तों। और सबसे पहले जो बजट पेश किए थे वो सनमुखम सेट्टी ने किए थे। देखिए, बजट दोस्तों क्या है? एक धन विधेयक होता है। क्या होता है? धन विधेयक दोस्तों। बजट क्या होता है? एक धन विधेयक होता है, समझिएगा। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, देखिए दोस्तों, बजट एक क्या है दोस्तों? धन विधेयक है। धन विधेयक का जो उल्लेख किया गया है दोस्तों, धन विधेयक का जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 110 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया दोस्तों। धन विधेयक अगर बात करते हैं, देखिए, धन विधेयक दोस्तों इसका उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 110 में। ठीक है, एक है दोस्तों संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक का जो उल्लेख किया गया है, ज्वाइंट सिटिंग, इसका अनुच्छेद 108 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक यानी कि ज्वाइंट सिटिंग का उल्लेख किया गया है दोस्तों। ठीक है, संयुक्त बैठक कौन बुलाता है दोस्तों? वो राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। और इसमें भाग कौन नहीं लेता है? उपराष्ट्रपति इसमें भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, यानी सवाल पूछेगा कि संयुक्त बैठक में उपराष्ट्रपति क्या क्या नहीं लेते हैं? तो भाग नहीं लेता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे समझिएगा। देखिए दोस्तों, कुछ उपनाम हम लोग देखेंगे, जैसे कि लोकमान का पूछेगा। यहाँ पे सवाल ऐसे पूछ सकता है
कि बाल गंगाधर तिलक को दोस्तों और किस नाम से जाना जाता है, यानी कि लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो बाल गंगाधर तिलक को दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। जैसे पूछेगा कि पंजाब केसरी या फिर लोकनायक, लोकनायक दोस्तों लोकनायक किसको कहा जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को दोस्तों क्या कहा जाता है, लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। उसी तरह से दोस्तों पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, लाला लाजपत राय को। आपको ध्यान रखना है कि पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। भारत का नेपोलियन दोस्तों किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। ये आपको ध्यान रखना है, समुद्रगुप्त दोस्तों ये गुप्त वंश शासक था समुद्रगुप्त, ये दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तोता ए हिंद, ठीक है, तोता ए हिंदी के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। अमीर खुसरो दोस्तों क्या कहा जाता है, तोता ए हिंद। ठीक है, आंध्र केसरी पूछेगा कि आंध्र केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो प्रकाशम पंतालु को। ठीक है, प्रकाशम पंतालु को आंध्र केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देश बंधु के नाम से दोस्तों चित्तरंजन दास को, ठीक है, याद रखिएगा, चित्तरंजन दास को देश बंधु भी कहा जाता है दोस्तों, देश बंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास दोस्तों और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे। ठीक है, ये भी एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, आगे हम लोग बात करेंगे, समझिएगा। देखिए दोस्तों, देश बंधु हो गए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे बग बंधु। देखिए बग बंधु के नाम से किसे जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है कि बग बंधु के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है, तो शेख मुजीबुर रहमान को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, शेख मुजीबुर रहमान को दोस्तों, जो बांग्लादेश की आज़ादी में इनका अहम भूमिका था। ठीक है, बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ था 1971 में, तो इनका बहुत बड़ा योगदान था, किनका, शेख मुजीबुर रहमान का। ठीक है, इनको बग बंधु के नाम से जाना जाता है। सीमांत गांधी दोस्तों, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, वयोवृद्ध पुरुष, ठीक है, वयोवृद्ध जो पुरुष कहा जाता है वो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पूर्ण जागरण के पिता दोस्तों किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय को पूर्ण जागरण के पिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, उपनाम एग्जाम में पूछता है कि बताइए कि राजा राम मोहन राय का उपनाम क्या है, तो पूर्ण जागरण के पिता किन्हें कहा जाता है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय दोस्तों ब्राह्मण समाज का स्थापना किए थे 1828 में दोस्तों। राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि किसने दिया था, तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि दिया था। ठीक है, 1829 में दोस्तों राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से 1829 में सती प्रथा को दोस्तों क्या कर दिया गया था, तो प्रतिबंध लगा दिया गया था सती प्रथा में। देश नायक के नाम से किसे जाना जाता है, तो देश नायक के नाम से दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। सुभाष चंद्र बोस को दोस्तों देश नायक के रूप में कहा जाता है। ठीक है, गुरुदेव दोस्तों, तो रविंद्रनाथ टैगोर को, जिनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार सबसे पहले पाने वाले कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे। इन्होंने जन गण मन की रचयिता भी किए थे। ठीक है, 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है, नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इनको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपिता दोस्तों, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे दोस्तों, कायदे आजम। ठीक है, कायदे आजम किसे कहा जाता है, कायदे आजम के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना को माना जाता है। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे समझते हैं। ये दोस्तों कुछ केमिकल नेम है। ठीक है, रासायनिक सूत्र है दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, समझिएगा। चलिए तो सबसे पहला है सोडियम कार्बोनेट दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, धोने का सोडा बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, धोने का सोडा, यानी Na2CO3 10H2। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 10H2। देखिए सोडियम कार्बोनेट, एक होता है दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पे समझिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट दोस्तों जिसको बोलते हैं खाने का सोडा, इसका सूत्र क्या होता है, NaCO3। यहाँ पे दोनों कंफ्यूजन होते होंगे सोडियम कार्बोनेट में और सोडियम बाइकार्बोनेट में, यहाँ पे समझिएगा। देखिए सोडियम कार्बोनेट को धोने का सोडा कहा जाता है और सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा कहा जाता है। यहाँ पे एक शब्द आ रहा है बाई, ये सिर्फ बाई काम करते हैं। बाई क्या करता है, बाई यानी बाई क्या करती है, खाना बनाती है दोस्तों, तो खाने का सोडा। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, खाने का सोडा दोस्तों, खाना, बाई क्या करती है, खाना बनाती है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट तो खाने का सोडा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बाई, बाई क्या करती है, खाना बनाती है, तो खाना बनाने का सोडा क्या है दोस्तों, NaCO3। ठीक है, सोडियम क्लोराइड दोस्तों साधारण नमक कहा जाता है, इसका सूत्र क्या होता है, NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अगला दोस्तों कॉपर सल्फेट, जिसको नीला थोथा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नीला थोथा। कॉपर सल्फेट को क्या बोलते हैं, नीला थोथा। जिसका सूत्र क्या होता है, CuSO4 5H2O। ठीक है, CuSO4.5H2O, या नीला थोथा या फिर कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। अगला दोस्तों जिप्सम, जिप्सम का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट इसको बोलते हैं दोस्तों, CuSO4.2H2O। CuSO4 ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का दोस्तों, तो CuSO4 हाफ H2O क्या होता है, CuSO4
H2O दोस्तों प्लास्टर पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। लाफिंग गैस दोस्तों जिसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड N2O, क्या होता है N2O नाइट्रस ऑक्साइड। भारी जल दोस्तों ड्यूटोरियम ऑक्साइड D2O, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। शुष्क बर्फ दोस्तों जिसको सूखा बर्फ बोलते हैं, जिसको ठोस बोलते हैं तो CO2, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे समझते हैं। अगला दोस्तों आपके सामने मार्स गैस, देखिए, ठीक है, मार्स गैस दोस्तों जिसको मीथेन बोलते हैं, CH4 बोलते हैं। मार्स गैस को मीथेन, गोबर गैस भी कहा जाता है मार्स गैस को, ठीक है। मीथेन को दोस्तों जिसका सूत्र क्या होता है CH4, ये मेन रूप से दलदली भागों में और धान के खेतों में ज्यादा पाया जाता है दोस्तों मीथेन, ठीक है। अगला है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं, MgOH के सफिक्स 2, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों एकमात्र ऐसी अधातु का नाम बताइए, एकमात्र ऐसी अधातु जो कमरे के तापमान में द्रवस्था में होती है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन का संकेत दोस्तों Br होता है, ठीक है, यानी कि एकमात्र ऐसी अधातु, अधातु जब पूछेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा और धातु पूछेगा तो पारा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो एकमात्र ऐसी धातु जो कमरे के तापमान पर द्रवस्था में होती है वो क्या हो जाएगा दोस्तों पारा। पारा का संकेत Hg होता है, इसका परमाणु संख्या दोस्तों 80 होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए दोस्तों हम पूछेगा, यहाँ पे सवाल पूछेगा, चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए दोस्तों समझिएगा, सबसे पहले बात है कि लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, फॉर्मिक अम्ल। याद रखिएगा कि लाल चींटी में दोस्तों फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, सिरका में एसिटिक अम्ल। और खट्टे फलों में दोस्तों, तो खट्टे फलों में दोस्तों साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा कि साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में, सिरका दोस्तों एसिटिक अम्ल में। इसका सूत्र होता है CH3COOH, CH3COOH दोस्तों ये रासायनिक एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सेब में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल। टमाटर में दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। और अंगूर और इमली में दोस्तों तो टार्टरिक अम्ल, ठीक है, याद रखिएगा टार्टरिक अम्ल जो है वो किसमें पाया जाता है, अंगूर और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। और लैक्टिक अम्ल दोस्तों किसमें पाया जाता है, दूध में, खट्टे दूध दही में दोस्तों क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, ठीक है, लैक्टोबैसिलस के कारण दोस्तों अगर पूछेगा कि लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल दोस्तों, और अंगूर और इमली में टार्टरिक अम्ल, और दूध में दोस्तों लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज का क्लास दोस्तों आज यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाल का बटन है जो उसको दबा दीजिए, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम।